नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम। और ये विशेष प्रोग्राम जो है ये वैश्विक सहकार सम्मेलन पर सहकार से समृद्धि, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों ये सम्मेलन चल रहा है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया है। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को भी लॉन्च किया, जिसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण। आईसीए वैश्विक स्तर पर सहकारिता का शीर्ष संगठन है। 30 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। तो ये जो खास प्रोग्राम है इसमें हम आपको कुछ रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ में विशेषज्ञ मेहमानों से जुड़ेंगे भी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी लॉन्च किया, जिसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है। तो आईसीए वैश्विक स्तर पर सहकारिता का शीर्ष संगठन है। 30 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। ये पहली बार है जब आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा भारत की मेजबानी में हो रही है। इस सम्मेलन में दुनिया भर में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों और सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विशेषज्ञ मेहमानों के साथ बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन इस बार बेहद खास है। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम ने सम्मेलन का शुभारंभ किया, साथ ही संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 लॉन्च किया। 5 दिवसीय सम्मेलन में शामिल 100 देशों के लगभग 3000 प्रतिभागी सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियों और सहकारिता विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में आजादी के आंदोलन में सहकारिता की भूमिका का जिक्र किया। पीएम ने सहकारिता को भारत की जीवन शैली बताया। हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है विषय पर आयोजित सम्मेलन में सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। पीएम ने सहकारिता में नारी शक्ति की अधिक भागीदारी और सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने जैसे अपनी सरकार के प्रयास गिनाए। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। ग्लोबल साउथ के विकास में सहकारिता की भूमिका को अहम बताते हुए पीएम ने कहा कि कोऑपरेटिव से ग्लोबल कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल सकती है। पीएम ने कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास में सहकारिता की बड़ी भूमिका देखता है। अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी शरीक हुए। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। उन्होंने शहरी विकास परियोजना में सहयोग के लिए आभार भी जताया। This project, the Gelifu Mindfulness City, this royal vision embodies the cooperative spirit as every citizen of Bhutan is both a shareholder and stakeholder actively participating in this significant initiative. इस संदर्भ में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक का धन्यवाद
करता हूं, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने इस अनोखी शहर का विकास करने में सहायता की। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर सहकारी समितियों के सशक्तिकरण तक केंद्र सरकार ने सहकार को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के परिणाम आज जमीन पर साफ देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। और भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 में शामिल हुए। ये रिपोर्ट आपने देखी। सम्मेलन को हिंदी में उन्होंने संबोधित किया और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि पीएम मोदी से मिलकर हमेशा प्रसन्नता होती है। मैं भारत में आकर बेहद खुश हूं। मैं खुश हूं क्योंकि जब भी मैं भारत में आता हूं, मुझे अपने बड़े भाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है। मेरे बड़े भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके निमंत्रण की वजह से ही मुझे अपने बड़े भाई से मिलने का अवसर मिला। बहुत शुक्रिया। तो भारत 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की ये मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। तो सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल के वर्षों में सहकारिता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ना हो और साथ ही पैक्स को आधुनिक बनाने का काम भी जारी है। आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है। 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी। इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं। और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश, दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा। साथ ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि भारत सहकारिता की पहुंच हर गांव, हर किसान तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। कई नए क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ने का भी काम जारी है। भारत सहकारिता की रीच को बढ़ाने के लिए हर गांव और हर क्षेत्र किसान को जोड़ने के लिए कटिबद्ध है और नए नए क्षेत्र भी हमने बहुत सारे तराश कर कोऑपरेटिव के अलग प्रकार से भी रीच बढ़ाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। गांव, किसान, महिला और गरीब, इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खोले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको ये जरूर सफल करेगा।
तो इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ और इससे पहले पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के मंत्र पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अखबारों में एक लेख लिखा है। गृहमंत्री ने अपने लेख में लिखा, सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सहकारिता के माध्यम से भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता का स्वायत्त मंत्रालय स्थापित कर सहकारिता के लिए अवसरों के सारे बंद दरवाजे खोल दिए। महज 3 वर्षों में ही देश में सहकारिता को तेज गति मिली है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत इसका आयोजक है। आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक सहकारी आंदोलन में भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रतीक है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों के उत्थान की दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। देश में सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। दुनिया के अन्य देशों के लिए यह एक विकास मॉडल के रूप में सामने आएगा। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने गत 100 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। वहीं अमूल भी सहकारी आंदोलन का उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्तमान में इससे 35 लाख परिवार सम्मान और रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं और इन परिवारों की महिलाएं अग्रिम पंक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार ने 60 से अधिक पहलों पर काम शुरू किया है। सरकार ने पैक्स के कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का काम शुरू किया। अब पैक्स डेयरी, मत्स्य पालन, अन्न भंडारण, जन औषधि केंद्र आदि जैसे 30 से अधिक विविध क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम हुए हैं। 3 नई राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता का क्षितिज और व्यापक हुआ है। सरकार एक समग्र और व्यापक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर भी काम कर रही है। ये तमाम बातें अमित शाह ने इस सम्मेलन के उद्घाटन से पहले अखबारों में लेख में कही हैं और अब इस सम्मेलन पर, इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिलीप संघानी जी हैं, प्रेसिडेंट नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी NCUI के। बहुत बहुत स्वागत सर। इफ्को के चेयरमैन भी हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में हमारे साथ संदीप दास जी हैं जो कि वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। लंबे समय तक इन्होंने पत्रकारिता में कृषि क्षेत्र को, सहकारिता क्षेत्र को कवर किया है। वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों से मिलकर के हम जरूर इस विशेष सम्मेलन को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप दोनों बने रहिएगा। आप दोनों के पास लौटकर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं पहले दिलीप संघानी जी का रुख करता हूं। दिलीप संघानी जी, जिस तरह का ये पहली बार भारत में इसका आयोजन हो रहा है और जैसा कि हम जानते हैं ये तो पहली बार आयोजन हो ही रहा है, लेकिन भारत में पहली बार अलग से सहकारिता मंत्रालय बना। उसके बाद उस मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह जैसे मंत्री जी को दी गई। ये अपने आप में इससे ये पता चलता है कि सहकारिता की तरफ भारत और ख़ास तौर पर केंद्र की मोदी सरकार बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रही है पिछले कुछ सालों में। उसी में ये सम्मेलन बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। जी, 2021 में माननीय प्रधानमंत्री ने नया स्वतंत्र और सहकारी मंत्रालय बनाने का जो निर्णय किया जी, और उनके बाद उनकी जिम्मेदारी प्रथम सहकारिता मंत्री की अनुभवी, सबल और सफल ऐसे अमित भाई शाह को जो दी,
अमित भाई शाह ने पैक्स के लेके स्टेट लग कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया है और उनको जिम्मेदारी देने से उनका अनुभव का लाभ आज पूरे देश की कोऑपरेटिव को मिल रहा है। इफ्को की ओर से मैं 4 महीने पहले यूएन न्यू जर्सी गया था जी, आईसीए की हाई लेवल की कमेटी में, और हमने तब इनविटेशन दिया आईसीए का ग्लोबल कन्वेंशन भारत में हो, और उन्होंने स्वीकार किया। आज 107 देश से भारत मंडपम में भारत में पहली दफा ये अधिवेशन में आए, और इस अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित भाई शाह की उपस्थिति सिर्फ भारत को ही नहीं विश्व को कोऑपरेटिव के माध्यम से दुनिया में जो आज की स्थिति है उनको पलटने के लिए सहकार से समृद्धि नारायणी मंत्र बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को रोजगारी से सुरक्षित करने के लिए एकमात्र माध्यम कोऑपरेटिव है। और एक कोऑपरेटिव के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा था, चलो जलाए दीप जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो ये सिर्फ भारत को लागू नहीं होता, दुनिया में भी कई देश के कई लोग हैं उनको खाने की व्यवस्था नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही है। ये सुविधा कोऑपरेटिव के माध्यम से पर्याप्त हो सकती है। ठीक है, और उनके लिए भारत में ठीक है, विविध सेक्टर में जो प्रधानमंत्री ने बताया जी, इस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल, तो भारत पूरी दुनिया को कोऑपरेटिव का लीड ले सकता है। बिल्कुल, तो पूरे विश्व में शांति का संदेश कोऑपरेटिव के माध्यम बिल्कुल। से और ऐसे में ये सम्मेलन होना, ऐसे में ये सम्मेलन भारत में होना निश्चित तौर पर महत्व रखता है। मैं आपके पास लौटता हूं संदीप जी। वैसे तो भारत में सहकारिता की परंपरा, सहकारिता का चलन काफ़ी पुराना है, लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर करना था भारत की समृद्धि के लिए, भारत के लोगों की समृद्धि के लिए, ख़ास तौर पर जो देहात में लोग हैं, किसान हैं, ग्रामीण हैं, उन लोगों की समृद्धि के लिए जिस तेज़ी से इसका इस्तेमाल होना चाहिए था सहकारिता का, उसमें कहीं ना कहीं बीच में काफ़ी कमी रही, जिसमें अब ये तेजी दिखाई पड़ रही है और अब ये फोकस में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है क्या संदीप दास जी? डेफिनेटली देखा जा रहा है। आप देखिए कोऑपरेटिव का इतिहास काफी लंबा है, काफी यहाँ भारत में अमूल, इफ्को और बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं। बट इसमें आप देखोगे कि पहले से बहुत सारे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता है वो कई राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। कोऑपरेटिव बेसिकली जो फार्मर्स जो कलेक्टिव एक होता है, कलेक्टिव फार्मर्स कलेक्टिव, फिशरीज कलेक्टिव, वो कैसे वो इकोनॉमिक वायबिलिटी उसको कैसे दिया जाए, बेसिकली उसका बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ा जाए। जैसे जब से मिनिस्ट्री बना तब से की जाए, बीच का करीब मुझे लगता है कि बीच का करीब 15-20 साल थोड़ा सा कोऑपरेटिव के लिए थोड़ा सा पॉलिटिसाइजेशन हो गया। कोऑपरेटिव उसका जो मकसद से बने थे उससे भटका, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। जब से मिनिस्टर बना, मिनिस्ट्री अलग बना 2-3 साल में, उससे काफी काम हुआ है। जैसे जो 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज का बात कर रहे हैं कि हर गांव में ये पहुंचेगा, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड जो कंप्यूटराइजेशन, पहले क्या होता था, कोऑपरेटिव तो होते थे, उसका कोई ऑडिट और उसका पता नहीं लगता था। कंप्यूटराइजेशन में से क्या होता है, आपका एक डेटाबेस बन रहा है। तो अभी सरकार बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है कि सारा के सारा कोऑपरेटिव का डेटाबेस बन जाए कंप्यूटर, क्योंकि वो आइसोलेशन में थे, किसी को पता नहीं कि क्या कोऑपरेटिव में हो रहा है, कितना उसका ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट वो होता नहीं था। तो ये बहुत काम हुआ है, बहुत तेजी से इनफैक्ट काम हुआ है। जो तीनों संस्थाएं बनाई गई, एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई, एक सीड के लिए बनाई गई, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बनाए, तीन जो स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए कोऑपरेटिव के, तो वो भी काफी तेज से काम कर रहा है। तो इसी काम के बीच में ये कॉन्फ्रेंस होल्ड करना इतना बड़ा भारत में, तो उसमें क्या होता है, बूस्ट देता है और कोऑपरेटिव मूवमेंट को, और दूसरे स्टेट को भी, जैसे 107 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट, वो भी सीख पाए कि हमारा मामूल, हमारा इफ्को, हमारा और भी कई सारे फिशरीज कोऑपरेटिव कैसे काम करते हैं, वो भी वो सीख पाए। और एक ग्लोबल एक कोऑपरेटिव अलायंस, आपको बता दो बहुत
ग्लोबली ऑल्सो बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि उनका बिजनेस टर्नओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बट वो कॉर्पोरेटिव है एसेंशियली। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। दिलीप संघानी जी, ये जो वैश्विक सहकारी सम्मेलन, और इतना ही नहीं, अब तो यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की भी शुरुआत हो गई। ये सम्मेलन भारत में इस समय होना, और उसके बाद भारत ने जिस तरह से इसमें, आपने बताया ही कि कैसे ये सम्मेलन की मेज़बानी भारत को मिली है, आप खुद बता रहे थे अभी। ऐसे में क्या भारत, जो अभी संदीप जी बात कह रहे थे, भारत जो है वो दुनिया के कई देशों को ये रास्ता दिखा सकता है कि सहकारिता से समृद्धि कैसे लाई जा सकती है? भारत ने करके दिखाया है काफी हद तक, तो भारत इफ्को का, अमूल का एग्जाम्पल साथ रख करके और बता सकता है कि इस तरह से सहकारिता से समृद्धि लाई जा सकती है। देखिए, आज तक नया संशोधन किसी सेक्टर में हो तो भारत के बाहर से बनता था, चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे और कंट्री हो। लेकिन फर्टिलाइजर में यूरिया जमीन को नुकसान करता है, वायु प्रदूषित करता है, अपनी हेल्थ पे विपरीत असर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया का उपयोग कम करो, तो हमने इफ्को में तुरंत इनके बारे में संशोधन शुरू किया जी। दुनिया में पहली दफा नैनो यूरिया का संशोधन हुआ, तो कोऑपरेटिव में नया संशोधन हो सकता है। और दुनिया में पहली दफा भारत में इफ्को के माध्यम से संशोधन हो, वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। हम किसी भी सेक्टर में कोऑपरेट के माध्यम से कुछ भी दुनिया को नया दे सकते हैं। वैसे अमूल एकदम छोटे छोटे किसानों, पशुपालक से जी 100 रुपया का शेयर लेके आज दुनिया में रोजगारी देने में सर्वश्रेष्ठ संस्था बन चुकी है। वैसे 3 नई जो कोऑपरेटिव मल्टीस्टेट बनाई है, भविष्य में भारत को हर सेक्टर में मजबूत करने के लिए ये संस्थाएं, आज जैसे अमूल, इफ्को, क्रिप्को जैसी संस्था है, ऐसी 3 संस्था भारत को नहीं मिलेगी। ये दृष्टिकोण है अमिताभ शाह मोदी जी का। इनकी वजह से भारत की समृद्धि सहकारिता के मार्फत होने में मुझे कोई शंका नहीं। ठीक है, संदीप दास जी, ग्लोबल साउथ के उत्थान और आर्थिक विकास की मैं लौटता हूँ। दिलीप संघानी जी, लौटता हूँ। संदीप दास जी, जिस तरह से ग्लोबल साउथ के आर्थिक उत्थान की बात, उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री रखते हैं, ये सम्मेलन ये भी बता रहा है कि भारत ने हाल के दिनों में, आपने खुद पैक्स के कंप्यूटराइजेशन वगैरह की चर्चा की, भारत ने जिस तरह से इस क्षेत्र में काम किया है, उस तरह से ख़ास तौर पर जो ग्लोबल साउथ, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, कम विकसित देश हैं, उनके लिए एक रास्ता दिखाने का ये बढ़िया मंच इस समय भारत मंडपम में चल रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो कंट्री है, जैसे साउथ एशियन कंट्री, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास के देश, और ये अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, तो उनका जो चैलेंजेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा चैलेंजेस है, पॉपुलेशन। तो वो उससे भारत का जो सक्सेसफुल मॉडल है, जैसे हम लोग हमेशा अमूल और इफ्को के बारे में बात करते हैं, एक पापड़, लिज्जत पापड़ के बारे में भी बिल्कुल ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो ये भारत एक बेंचमार्क लोगों को एग्जांपल दे सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि कलेक्टिव बना के। एंड इसके साथ एसोसिएट जो आप कोऑपरेटिव्स है, बेसिकली जो नया कोऑपरेटिव एक्ट भी गवर्नमेंट ला रहा है अभी, मतलब गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटी, उसका रिवैम्प हो रहा है। तो ये तमाम चीजें भारत को जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, वो सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी समय की अब कमी है, इसलिए आप दोनों का शुक्रिया, संदीप दास जी जुड़ने के लिए, दिलीप संघानी जी जुड़ने के लिए। लेकिन जो सहकारिता है ना, जो सहकारिता कहा जाता है कि एक के साथ दूसरे का सहयोग करना, मिल के कार्य करना, मुझे लगता है ये सम्मेलन ना देशों के बीच भी सहकारिता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी एक देश दूसरे देश के साथ, सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर सहकारिता करेंगे। इस मायने में ये सम्मेलन बहुत ही खास है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दास जी और दिलीप संघानी जी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये चर्चा थी सहकार से समृद्धि, क्योंकि दिल्ली में भारत की मेजबानी में पहली बार वैश्विक सहकार सम्मेलन चल रहा है। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।